प्रिया मौर्य एडमिट। ठीक है बच्चों, इंट्रोडक्शन टू हेलो एल्केन्स। देखो यहाँ पे सॉल्यूट है, सॉल्वेंट, दोनों डिसॉल्व हुए तो क्या बन गया? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इस अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे तो इसमें क्या बन जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में यदि सॉल्वेंट ऐड करें, सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। ए सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड टिल इट बिकम्स सैचुरेटेड इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड solution. A solution in which the maximum amount of solute has been dissolved and if the additional solute is added, it will settle at the bottom of the container in the form of crystal is called saturated solution. देखो क्या कह रहा है कि आपका पहले सिंपल सॉल्यूशन है, आपने सॉल्वर पे सॉल्यूट डाला तो बन गया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपने और ज्यादा सॉल्यूट डाला तो सैचुरेटेड हो गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है? मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो चुका है, अब उससे ज्यादा अमाउंट क्या होगा? डिसॉल्व नहीं होगा। तब क्या करोगे? यदि आप एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो डिसोल्यूशन की प्रोसेस का एक उल्टा प्रोसेस जिसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब आप एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड करोगे, जब डिसॉल्व नहीं होगा तो जो डिसॉल्व सॉल्यूट है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, क्रिस्टल बना लेगा। इसी प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, जो आप डाले हो वो डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया मेरा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। अब हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। कौन कौन से फैक्टर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? तो नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट, या म्यूट करो अपने आप को। क्लियर? तो फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, एक सॉल्युबिलिटी का पहले मतलब आप लोग समझ गए। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट जो सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे। तो क्या क्या डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी के लिए? नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, टेम्परेचर और प्रेशर। किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो हैंड रेज कर लेगा ऑप्शन से। नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, किस नेचर के सॉल्यूट किस नेचर के सॉल्वेंट को डिसॉल्व होते हैं, इसके लिए एक बेसिक फंडामेंटल लाइन है, लाइक डिसॉल्व इन लाइक। लाइक डिसॉल्व इन लाइक मतलब क्या? यदि सॉल्वेंट आपका पोलर है तो पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व करना चाहेगा। यदि सॉल्वेंट आपका ऑर्गेनिक है, नॉन पोलर है, तो ऑर्गेनिक सॉल्यूट को डिसॉल्व करेगा, यानी लाइक डिसॉल्व इन लाइक। Sodium chloride and other ionic solids are fairly soluble in water. The dielectric constant of the solvent is usually high. Clear? आवाज मत करिए, वैसे पढ़ा। Sodium chloride and other ionic solids are fairly soluble in water. The dielectric constant of this solvent is usually high. सोडियम क्लोराइड और अदर आयनिक सॉलिड रिमेन्स इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट। सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले रहा है कि सोडियम क्लोराइड आपका क्या है? आयनिक सॉल्यूट है, Na+ और Cl- से मिलकर बना है। क्लियर? अब इसको वाटर में डालेंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा, तो वाटर भी क्या है? आयनिक है, H+ और OH- से मिलकर बना है। क्लियर? यानी लाइक डिसॉल्व इन लाइक। यदि इस सोडियम क्लोराइड को आप कार्बन टेट्राक्लोराइड में डालो, CCl4, जो किसी तरह से भी आयनिक नहीं है, बिकॉज कार्बन टेट्राक्लोराइड पॉसेस लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसलिए वो सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व नहीं कर पाए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक प्रॉपर्टीज होता है सॉल्वेंट का, जो जिसके अंदर कैपेसिटी जितना अच्छा पोलर होता है सॉल्वेंट, वो उसके पास इतनी अच्छी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है, आयंस को सेपरेट करने की क्षमता होती है। फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन डिफरेंट लिक्विड। जैसे शुगर क्यूब है, ये पोलर कंपाउंड है। ये नेफ्थेलिन क्या है? नॉन पोलर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। पोलर कंपाउंड such as salt and sugar dissolve more easily in polar solvents such as water. On the other hand, non-polar compounds such as naphthalene and anthracene are not soluble in water.
इतना तो आप लोग को समझ में आ गया कि लाइक डिजॉल्व इन लाइक्स का मतलब ये है कि पोलर पोलर में और नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। पोलर किसको बोलते हैं? जिसमें दो डाइपोल हो, प्लस और माइनस चार्ज का, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, और जिसमें ऐसा ना हो वो नॉन पोलर। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पोलर्स होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड ले लो। टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो क्या होता है? दो केस बनते हैं, या तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो या तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो। एंडोथर्मिक मतलब क्या है? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम डिजोल्व करेंगे, थोड़ा हीट चाहिए होगा, हीट करेंगे तभी डिजोल्व होगा, इस प्रोसेस को बोलेंगे एंडोथर्मिक, जहां हीट क्या हो? रिक्वायर्ड। दूसरा सिनेरियो क्या बनेगा? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिजोल्व करेंगे तो वो आपका एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। तो पहले एंडोथर्मिक का केस देखते हैं। आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में लास्ट आता है सर हाँ सर एंडोथर्मिक में हीट लगता है ना सर, मतलब रिएक्शन कराने के लिए? हीट रिक्वायर्ड है, तभी तो आपका देखो यहाँ इक्वेशन में हीट यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है। हाँ रिएक्टेंट हाँ, तो वही कह रहे हैं मतलब ये सब हीट उसमें सॉल्यूशन कराने के लिए मतलब हाँ, मतलब देना पड़ता है को खुद से ना डिसॉल्व सर। कराने के लिए हीट रिक्वायर्ड होगा, इसीलिए इसको एंडोथर्मिक बोल रहा है। ऐसे प्रोसेस में यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। समझ आ रहे हैं? अब यदि ये एक्सोथर्मिक होता है तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सर आपकी सॉल्युबिलिटी क्या आवाज होगी? फर्स्ट फर्स्ट डिक्रीज की आ करेगी। रही है सर। क्या साउंड सही आ रहा है ना? आवाज आपकी फर्स्ट फर्स्ट की आ रही है, सिर्फ मेरे में ही कि सबके में पता नहीं सर। अच्छा, और लोग से पूछते हैं और किससे पूछने देखते तो हैं। मेरे में तो फर्स्ट फर्स्ट की आ रही है, हल्की कट कट के आ रही है सर। पिंकी आवाज आ रही है क्लियर? आयुषी और कौन है? विशाल, सबको आवाज क्लियर आ रही कि नहीं? यस सर। ठीक है, ठीक है। In the accordance of last atelier principle, which states that the dynamic equilibrium shift in the direction in which it nullifies the change in physical condition or stress on the system. Last atelier principle यह कहता है कि इक्विलिब्रियम, धीरे धीरे बोलिए सर। फिर से सुनो। लास्ट atelier प्रिंसिपल का मेन स्टेटमेंट यही है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट होगा जिस साइड जो आपने चेंजेस किया वो नलीफाई हो जाए। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? नलीफाई हो जाएगा। यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रोसेस क्या होगा? फॉरवर्ड होगा, वो आगे की ओर हैपन करेगा। अब यदि एंडोथर्मिक कोई रिएक्शन है जिस सॉल्यूट सॉल्वेंट डिसॉल्व हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रोसेस क्या होगा? उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। क्लियर? Solubility of substance such as sodium nitrate and ammonium chloride increases with temperature because the dissolution process of this salt in endothermic nature. ये एग्जांपल है क्या? सोडियम नाइट्रेट एंड अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड को ठंडा होता है, ठीक है, उसको हीट करते हैं तो डिसॉल्व होता है। शुरू से समझाइए, नहीं समझ आया। क्या ये प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है लारिफ? यस सर। अच्छा, एक बार फिर से समराइज कर रहे हैं। देखो, हम डिस्कस कर रहे थे सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो अभी हमने देखा कि नेचर पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के, सॉल्वेंट के। उस पर हमने देखा लाइक डिसॉल्व इन लाइक्स, मतलब पोलर कंपाउंड डिसॉल्व होगा पोलर में, नॉन पोलर कंपाउंड डिसॉल्व होगा नॉन पोलर में। इस पर हम लोग टेम्परेचर पे देख रहे हैं। टेम्परेचर को समझने के लिए हम समझेंगे कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो प्रोसेस एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। यदि प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक है तो हीट उसको रिक्वायर्ड होगी। आप टेम्परेचर दोगे तो हीट क्या होगी? इंक्रीज होगा। ये कौन पेन चला रहा है स्क्रीन पे? आप लोग मत चलाइए, लगता है उसको हमको सेटिंग करना पड़ेगा। एक सेकेंड। हाँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड हम लोग समझ रहे थे, ठीक है। अंकित से इनका सॉल्यूट और सॉल्वेंट यदि एंडोथर्मिक है तो हम हीट देंगे तो उसको एनर्जी मिल जाएगा, और जितना एनर्जी मिलेगा ये प्रोसेस क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में हैपन होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हैपन होगा। तो हम क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट की सॉल्वेंट में इंक्रीज होगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब जैसे सोडियम नाइट्रेट है और अमोनियम क्लोराइड है, ये जो सॉल्यूट है यदि इनको हम डिसॉल्व करेंगे इनके सॉल्वेंट में और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी।
अब आ जाओ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे हीट कहाँ लिखा है, हीट आपका प्रोडक्ट साइड में है, क्लियर, हीट आपका प्रोडक्ट साइड में है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो, हीट रिलीज हो रहा है। अब ऐसे केस में यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होनी चाहिए, और होगा भी। एग्जांपल देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिथियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट, फार्मूला लिखा हुआ है, decreases with rise in temperature because the dissolution process of this salt is exothermic in nature। जैसे एंडोथर्मिक उसका प्रोसेस क्या है, जस्ट उल्टा है। लेकिन एक तीसरा केसेस है, ये थोड़ा स्टार मार्क इसको कर लो, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी इज नॉट कांस्टेंट फॉर सर्टेन सॉल्ट। एक तीसरा कैटेगरी है जो इंक्रीज और डिक्रीज उसका कांस्टेंट नहीं होता, वेरी करता रहता है। एग्जांपल, सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम सल्फेट ले ले, Na2SO4, इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, शुरुआत में टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा, बाद में टेम्परेचर बढ़ाने से तो क्या होगा, घटने लगेगा, बट डिक्रीजेज अगेन व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फर्दर। ये थर्ड सिनेरियो। एक सिनेरियो था कि एंडोथर्मिक था, तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। दूसरा केस है कि यदि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी घट गई। थर्ड केस है कि शुरुआत में इंक्रीज हो रहा है और बाद में क्या होगा, घट जा रहा है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। अब प्रेशर का क्या इफेक्ट है सॉलिड पे, तो देखो सॉलिड का प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं। यदि प्रेशर हम लगाएंगे सॉलिड पे, उसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो अनकंप्रेसिबल है। ये लिखा है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज इनसिग्निफिकेंट बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकंप्रेसिबल। हियर देयर विल नॉट बी एनी इफेक्ट बाय चेंजिंग प्रेशर। इसलिए देखो लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है। प्रेशर आप बढ़ा रहे हो, सॉल्युबिलिटी क्या है, जो भी है कांस्टेंट है, नो चेंज। क्लियर, क्लियर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। यदि गैस है तो लासा प्रेशर का फॉलो करेगा। अब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ बोलो बेटा। आवाज फस फस के आ रही है सर, कट कट के आवाज आ रही है, कट कट के आ रही है। ठीक है, एक बार मैं फिर से साउंड सेटअप कर दे रहा हूँ, रुक जाओ। यस सर। ठीक है, एक सेकंड। तो डिफॉल्ट पे अच्छे हैं। अब आवाज आ रही है सबको? आलोक, विशाल? हाँ सर आ रही है। अब फंस नहीं रहा है ना? नो सर अब नहीं फंस रहा है। ठीक, तो जहां तक अभी तक जो समझा दी, समझ में आ गया, टेम्परेचर का इफेक्ट समझ में आ गया। हम लोग प्रेशर के इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। एक सेकेंड, ये देखो प्रेशर, उसमें सॉलिड में क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। अब लोग हाँ ये ग्राफ डिस्कस करते हैं। In accordance with the large Satellite principles, there is decrease observed in the solubility of a gas with increase in temperature. This is because the process by which gases dissolve in the liquid is exothermic in nature. देखो जो गैसेस होते हैं उनको हम डिजॉल्व करेंगे किसी सोल्यूशन में, सॉल्वेंट में, तो सब क्या होते हैं, सब के सब एक्सोथर्मिक हैं। और ऐसे केसेस में यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आप लोग ग्राफ देखिए ध्यान से, तो ये सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, हर एक गैस की धीरे धीरे घट रही है। टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, ईच एंड एवरी गैसेस का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस जो है गैस का किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व होने का क्या है, एक्सोथर्मिक। क्लियर? तो जितने भी गैस होंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। इसलिए बायोलॉजी में कहा जाता है कि यदि रिवर या किसी वाटर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी स्पीशीज क्या होंगी, डाई कर जाएंगे। अब हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड देखते हैं। देखो ये प्रेशर है, ये P1 केसेस में क्या है, कम प्रेशर है, P2 में ज्यादा प्रेशर है।
तो जो P1 है उसमें गैस मॉलिक्यूल्स क्या है, उनको ज्यादा स्पेस है आउटर में घूमने के लिए, तो वाटर बॉडी में क्या है, कम डिजॉल्व है। यानी सिंपल से समझ लें कि यदि प्रेशर इंक्रीज करेंगे आपका क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इंक्रीज कर जाएगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज करेगा, लेकिन प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करेगा। ये आप लोग समझ लीजिए। गैस, अच्छा टेम्परेचर इंक्रीज करे तो क्यों डिक्रीज हो रहा था सॉल्युबिलिटी गैसेस का इन सॉल्वेंट में, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर? इंक्रीज प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेज compress the gas molecules, thereby increasing the number per unit volume in the solution. Thus, the solubility of the gases increases. Increased pressures over the solution phase compress the gas molecules. Gas molecules को compressed करेगा. Clear? Thereby increasing their number per unit volume in the solution. Thus, the solubility of the gases increases. According to the last Atelier principle, on the increasing the pressure, the equilibrium will move in forward direction. Why? Thus, the solubility of the gas in a given solvent can be increased by increasing the pressure. अब लोग इतना जान लीजिए कि यदि हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज कर जाएगी, जबकि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो डिक्रीज कर जाएगा। इसी आधार पे हेनरी लॉ एग्जाम के लिए आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेनरी लॉ का फंडामेंटल आप लोग लाइन यही ध्यान में रखिए, क्या लाइन है, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, m is equal to Kp, where K is the constant. कैसे? Where m is the mass of the gas dissolved in liquid, P is the pressure of the gas at equilibrium. Equilibrium की बात कर रहा है ये, and K is the proportionality constant. हेनरी लॉ स्टेट दैट, ये स्टेटमेंट आप लोग के एनसीईआरटी की बुक में भी है, यहाँ पे भी लिखा है, mass of the gas dissolved per unit volume of the solvent at a constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas above the solution. यानी हेनरी लॉ जब भी आपको लर्न करना हो, डिफिनेशन शुरुआत में इसको याद करो, ज्यादा अच्छा नहीं याद हो रहा है तब एटलीस्ट फार्मूला जानते रहो, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, m इज इक्वल टू kp. हेनरी लॉ मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर से भी संबंध है। कैसे? यदि आप लोग यहाँ देखो, ये मास प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, और प्रेशर क्या है, पार्शियल प्रेशर भी हो सकता है। अब पार्शियल प्रेशर किस बात पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ द सॉल्युबिलिटी इन द सॉल्यूशन, देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिनोटेड बाय x या psi, इसको x बोल सकते हैं सुविधा के लिए, लेकिन जल्दी psi बोलते हैं सर्च इन द सॉल्यूशन varies in a direct proportional to the partial pressure denoted by small p of a gas. देखो यहाँ पे आपका पार्शियल प्रेशर है और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, तो जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहे हैं मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। और प्रेशर का रिलेशनशिप किससे है, प्रेशर का रिलेशनशिप सॉल्युबिलिटी से है। क्यों? क्योंकि आपने पिछले फॉर्मूला में क्या देखा था, m जो मास है वो प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, कितना अमाउंट ऑफ द गैस डिसॉल्व हो रहा है, m इज द मास ऑफ द गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। और ये प्रेशर डिपेंड कर रहा है, पार्शियल प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर? अब ये आप लोग ग्राफ देख लिए हो, समझ भी गए। हेनरी लॉ एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन। Henry law is applicable when a number of non-reacting gases are brought together in constant with a solvent. Each gas dissolves in proportion to its partial pressure, regardless of the fact there are other gases present. ये क्या कर रहा है कि हेनरी लॉ के क्या क्या एप्लीकेशंस है। तो हेनरी लॉ एप्लीकेबल व्हेन नंबर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस, जो गैसेस हो कैसे हो, नॉन रिएक्टिंग हो। इस बात का ध्यान हमेशा देना है। Gases should be non-reactive, are brought together in contact with a solvent. Each gas dissolves in proportion to its partial pressure, regardless of the fact that there are other gases present. अदर gases present भी हैं तो मोटा मोटा ये समझ लो तो नॉन रिएक्टिव हो तभी वो हेनरी लॉ एप्लीकेबल उस पे होगा। हेनरी लॉ वैलिड इन द फॉलोइंग कंडीशन आर मेंटेन। ये 3 कंडीशन आपको ध्यान देने हैं, कौन कौन से कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट, प्रेशर शुड बी लो, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं करेंगे, बिकॉज
एट हाई प्रेशर दिस लॉस फॉर डेविएशन इन द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर हो जाएगा, ये डेविएट करने लगेगा। सेकंड, द टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो। आवाज नहीं आ रहा है सर आपका क्लियर। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? द इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल होता है, राइट? तो अच्छा ठीक है, अब आ रहा है कभी पहले जैसा है? यस सर अब सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हेनरी लॉ समझ में आ गया सबको? चलो ठीक है, तो हेनरी लॉ किन किन कंडीशन में फॉलो होता है, अच्छे से इस बात को भी ध्यान देना है। प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, द गैस शुड नॉट बी हाईली सॉल्युबल एंड शुड नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट, और जो गैस हो वो बहुत ज्यादा हाईली सॉल्युबल भी होना चाहिए और सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए, और खुद दूसरा गैस भी है तो वो भी आपस में रिएक्ट ना करें। चलो ये बैठेंगे। अच्छा ठीक है, हेनरी लॉ एग्जांपल ऑफ एरिया ऑफ एप्लीकेशन, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स की बात कर लो, इस फायर एक्सटिंग्विशर्स में कौन सी गैसेस होती हैं? सुशील बताओ। फायर आग को बुझाने वाली जो सिलेंडर होती है बिल्डिंग्स में, उसमें कौन सी गैस होती है? किससे पूछेंगे? आलोक पता है? आवाज आ रही है? चलो, इसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में फायर क्या होगा? बुझ जाएगा। केवल ऑक्सीजन क्या होता है? सपोर्टर ऑफ द बर्निंग, कॉम्बस्शन। इसलिए हाई प्रेशर में क्या होता है, सिलेंडर के अंदर भरा रहता है। यहाँ पे भी हेनरी लॉ फॉलो करता है कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करने के लिए किसी सॉल्वेंट में। तो हाई प्रेशर में सिलेंडर में फिलिप्ट है, तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। आप लोग कार्बोनेटेड बेवरेज ड्रिंक करते होंगे, कोल्ड ड्रिंक्स, थम्स अप, स्प्राइट, जो भी आता है, इन सब के सीसी ढक्कन में सील्ड पैक रहते हैं, और उस प्रेशर की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उसमें क्या होता है? डिसॉल्व होता है। जैसे आप ढक्कन फर्स्ट टाइम ओपन करते थे, आवाज आती है गैस निकलने की, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा होता है। डीप सी डाइविंग करते थे, यहाँ भी पूरा कॉन्सेप्ट अप्लाई कि कितना, अब जैसे जैसे नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ भी ओवरऑल क्या है आपका? प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक, और हाई एल्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? यदि आप हाई एल्टीट्यूड पे चले जाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो आपका ऑक्सीजन जो होगा एटमॉस्फेरिक गैसेस जो कम हो जाएगा, तो आपके ब्लड में आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है, उसके ऊपर बढ़ जाएगी ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सको। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए, आप लोग क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखो, इसका ऐसा बताने की कोशिश करो। सुशील, आलोक, जितने भी लोग हो, विशाल, फार्मूला हेनरी लॉ पर ही है, कुमार हर्ष। Given that the solubility of hydrogen sulfide in water at a standard temperature and pressure is 0.715 mole and the partial pressure at HTP is 0.987 bar, determine the Henry law constant। आपको इसने क्या दे दिया? मोल दे दिया, प्रेशर दे दिया, आपको कांस्टेंट पूछ लिया है, कैसे निकालोगे? एनी आइडिया? ये थोड़ा घुमा के है, चलो मैं इसको तुम लोगों को बता देता हूँ। एडमिट आप लोग कोशिश करोगे? सुशील कोशिश करोगे कि आंसर बताएं? 4 मिनट बचा है मीटिंग का, चलो आंसर ही बता देते हैं। Given that the solubility of H2S in water is इतना मोल दिया है, हेनरी लॉ कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, तो इतना मोल है H2S का, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। क्लियर? डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। यदि 1000 ग्राम ऑफ वाटर है आपके पास और वाटर का मोलर मास क्या 18 ग्राम, तो वाटर का आप मोल निकाल सकते 55.56 मोल। तो मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? मोल्स ऑफ H2O H2S बाय मोल्स ऑफ H2S प्लस मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ H2S आपको ऑलरेडी दे दिया है 0.175, ये रख दिया 0.175 डिवाइडेड बाय 0.175 प्लस 55.5। मोल फ्रैक्शन नहीं होता है ना, मोल ऑफ दैट
सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, जो कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन आपका इतना आ गया। एसटीपी में प्रेशर आपका ऑलरेडी दिया हुआ है 0.987 बार। अब फार्मूला क्या रखोगे, जो कांस्टेंट है आपका KH हेनरी लॉ कांस्टेंट, वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन इज मास मोल, और आपने क्या पढ़ा था, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनटू प्रेशर, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दैट मींस मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यदि मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर है, यहाँ पे KH कांस्टेंट है, KH बराबर क्या हो जाएगा, P/X। आपको P पता दे दिया है 0.987 और आपके पास मोल फ्रैक्शन पता है 0.0031, आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 314.34 बार। ये कौन पेन चला रहा है बार बार, नेक्स्ट टाइम उसको अलाउड नहीं होगा। ये न्यूमेरिकल सबको समझ में आ गया कि नहीं ये बताओ, क्योंकि न्यूमेरिकल के बाद कुछ है नहीं इसमें। पिंकी, न्यूमेरिकल समझ में आया, ये फिर से समझाऊं? सर एक बार फिर से बता दीजिए, हम अभी ज्वाइन किए, डिस्कनेक्ट हो गया था। देखो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड है इन वाटर एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसका मोल दे दिया है, प्रेशर दे दिया, हेनरी लॉ कांस्टेंट पूछा है। तो आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट का फार्मूला पता है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट मल्टीप्लाई प्रेशर, क्योंकि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, तो मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मास मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन का रिलेशनशिप है। अब यहाँ देखिए, आपको H2S का मोल पता है, अब H2S किसमें डिसॉल्व करोगे भाई, सॉल्वेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर होता है, वाटर। तो वाटर हम 1000 ग्राम लेके चल रहे हैं, 1000 ग्राम या 1000 ग्राम यदि मेरा वाटर है तो उसका कितना मोल होगा, 18 ग्राम से डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, तो हमारा हो जाएगा 55.56 मोल वाटर। अब मोल फ्रैक्शन H2S का निकाल लोगे, मोल ऑफ H2S मोल ऑफ H2S प्लस मोल ऑफ वाटर, इसको सॉल्व करेंगे 0.0031 आपका मोल फ्रैक्शन आ गया। आप उसको फार्मूला में सीधे रख दो, KH बराबर P/X, P पार्शियल प्रेशर, X मोल फ्रैक्शन, तो P की वैल्यू है 0.987 तो आपको दिया हुआ है, क्लियर। और उसके बाद आप लोग का मोल फ्रैक्शन है 0.0031 और इसको सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 314.34 बार। सर स्क्रीन पे कोई बार बार कुछ लिख रहा है, या इसकी सेटिंग कुछ करनी पड़ेगी, जो भी होगा दिखाएगा। अब इसको सेटिंग कर देंगे नेक्स्ट टाइम से तो नहीं लिखाएगा। मैं स्लाइड आप लोग को भेज दूंगा ग्रुप में, आप लोग नोट्स की चिंता नहीं करिए। अब लास्ट ही हो गया है, आप लोग क्विक रिकैप एक बार पढ़ लीजिए जल्दी से, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, लास्ट 1 मिनट है, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड सब्सटेंस एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर इज रिफर्ड टू एज सॉल्वेंट। सॉल्वेंटी का डेफिनेशन देखो यही कह रहा है, इक्विलिब्रियम होना चाहिए और पर्टिकुलर टेंपरेचर चाहिए, फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होनी चाहिए। सॉल्वेंटी ऑफ मीनिंग आयनिक एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड इंक्रीजेड एट हायर टेंपरेचर। काफी जो होते हैं सॉल्यूट जो होते हैं, टेंपरेचर बढ़ाने पे उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो एंडोथर्मिक होते हैं, और जो एक्सोथर्मिक होंगे उनका क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड इज इनसिग्निफिकेंट बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड और लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सक पाएंगे, लेकिन यदि गैस होगा तो कंप्रेस कर लेंगे। The solubility of gas in a given solvent can be increased by increasing the pressure. The solubility of gas decreases with increase